हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड्स गुरु में। आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है और मैंने पहले और दूसरे लेक्चर को कवर कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लेंगे। ये इतिहास का हम लोग पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका थर्ड लेक्चर आज मैं लेकर के आया हूं। हम जानेंगे जो यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है, उस चैप्टर में आगे की प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर मेरा थर्ड है, हम उसको देखेंगे कि आगे क्या है। सबसे पहला बात कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था कि मेजनी के बारे में मैंने देखा था, गैरिबाल्डी के बारे में मैंने देखा था, कि राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछला लेक्चर में देख लिया है। आज हमारा शुरुआत होने वाला है मेटरनिख के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन है मेटरनिख कौन था। क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, मेटरनिख कौन था। ठीक है, मेटरनिख कौन था। याद रखना, मेटरनिख के बारे में भी हमने जिक्र किया है। लिखा हुआ है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर था। इसका मानना था कि शासन करो लेकिन जनता की कोई भलाई नहीं करो। देखिए याद रखना, ये जो मेटरनिख था, ये जो मेटरनिख था, ये ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर था, राजा था। यह देश में शासन करना चाहता था लेकिन यह जनता की कोई भलाई नहीं चाहता था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने कहा था कि जब, याद रखना, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख ने कहा था जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसी चांसलर ने कहा था। और याद रखना, काफी घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर था जो कभी जनता के भलाई के बारे में नहीं सोचता था। तो उम्मीद है बात पता चल जाएगा कि मेटरनिख कौन था। तो इसका आंसर होगा मेटरनिख ऑस्ट्रिया का घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर था। इसका मानना था कि शासन करो लेकिन जनता की कोई भलाई नहीं करो, जनता की भलाई ना करो। ये था मेटरनिख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मेटरनिख काल पूछा है। मेटरनिख काल या मेटरनिख युग क्या है। याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी है, बिहार बोर्ड के लिए काफी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपसे क्वेश्चन पूछा है मेटरनिख काल, मेटरनिख काल। ठीक है, मेटरनिख काल, इसको युग भी कहते हैं, मेटरनिख युग। याद रखना, सन 1815 ईस्वी की बात है, जब फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हो रहा था। और 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा जो लुई 16वां को हटा करके नेपोलियन बना था, उस नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराने के बाद, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का दौर शुरू होता है। ठीक है, और 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक मेटरनिख का शासन रहता है ऑस्ट्रिया में, और इस दौर को ही हम मेटरनिख काल के नाम से जानते हैं। तो ये देखते हैं कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिख काल कहते हैं। इसका मानना था कि शासन करो लेकिन जनता की कोई भलाई ना करो। ये मेटरनिख काल या मेटरनिख युग था। ठीक है, मेटरनिख काफी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था, काफी घोर प्रतिक्रियावादी चांसलर था। यह पुराने तरीके से जीना चाहता था, देश में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था। यह रूढ़िवादी एक राजा था, चांसलर था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन ही पूछा है, यह क्वेश्चन पूछा है रूढ़िवादी शब्द का क्या अर्थ है। हमने अभी जस्ट नाम लिखा है रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी। याद रखना, रूढ़िवादी जो शब्द है, पुराने तरीके से जीने वाले लोगों को रूढ़िवादी कहते हैं। ये समाज में कोई बदलाव नहीं चाहते थे। याद रखें, जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग थे, जो राजा, ठीक है, बड़े बड़े जमींदार, ठीक है, या फिर जितने भी सामंत, ये ऐसे लोग थे जो रूढ़िवादी थे, जो देश में यानी कि जो समाज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे। ये जमींदार थे, सामंत थे, चर्च के लोग थे, ये समाज में बदलाव नहीं चाहते हैं, ये पुराने तरीके से जीना चाहते हैं। और ये लोग गरीब
किसान किसान मजदूर के साथ काफी अत्याचार करते थे। और ये लोग इन लोगों के साथ देने के लिए एक मध्यम वर्ग के लोग सामने आए थे, जो लोग ये इन लोगों का विरोध करने में सपोर्ट करते थे इन लोगों का। याद रखिए, पुराने तरीके से जीने वाले लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता था। ये समाज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहते थे। जैसे मेटरनिख एक रूढ़िवादी शासक था, लुई 16वां एक रूढ़िवादी शासक था। ये ऐसे शासक थे लोग जो समाज में किसी प्रकार के बदलाव नहीं चाहते थे। उम्मीद है बात बुझाया होगा। क्वेश्चन पूछा है मेजिनी कौन था। मेजिनी कौन था, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है काफी वीवीआई है बिहार बोर्ड के लिए, इसको जरूर याद रखेंगे। याद रखना, मेजिनी का पूरा नाम होता है जोसेफ मेजिनी। याद रखेंगे, मेजिनी का पूरा नाम जोसेफ मेजिनी था। मेजिनी का पूरा नाम जोसेफ मेजिनी था। मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो मेजिनी था, मेजिनी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1805 ईस्वी में। और आपको स्थान पूछे तो मेजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। जेनेवा में उसका जन्म हुआ था मेजिनी का, याद रखेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है कि जोसेफ मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। ठीक है, इसे इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। याद रखना, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे मेजिनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मेजिनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। हम लोग आगे जानेंगे भी कि आखिर इटली का जो एकीकरण हुआ किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, इसमें मेजिनी का क्या योगदान रहा है, हम लोग इसको जानेंगे, बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। और एग्जाम में भी पूछता है कि इटली के एकीकरण को लिखें। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इसे इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है, यानी कि मेजिनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। उम्मीद है बुझाया होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यह एक लेखक और दार्शनिक था। मेजिनी एक लेखक और दार्शनिक था, यानी कि मेजिनी लेखक भी था और दार्शनिक भी था। ठीक है, यानी कि समाज सुधारक भी था, समाज में काफी अच्छे नेक काम करता था। ठीक है, सन 1830 ईस्वी के नागरिक आंदोलन में खूब समर्थन मिला और इसने 1831 ईस्वी में यंग इटली मार्सेलीज और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप बर्ने में संगठन बनाया। याद रखेंगे, मेजिनी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो मेजिनी था, मेजिनी इस मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। और मेजिनी का जन्म जो 1805 ईस्वी में हुआ था, जगह आपको पता होगा कि मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में कहां पर हुआ था, जेनेवा इसका जगह है, यानी कि मेजिनी का जन्म जेनेवा में हुआ था। मेजिनी का जन्म जेनेवा में हो जाता है। और आपको एक बात और हम बता दें कि ये जो मेजिनी था, ये मेजिनी जानते हैं पुराने तरीके से नहीं जीना चाहता था, ये समाज में बदलाव लाना चाहता था। यह एक लेखक और दार्शनिक था। सन 1830 ईस्वी में राजा के खिलाफ आंदोलन करता है और मेजिनी को जनता का खूब सपोर्ट मिलता है। यानी कि 1830 के जो नागरिक आंदोलन मेजिनी द्वारा चलाया जाता है, जिसमें जनता का खूब सपोर्ट मिला, और उसी से प्रेरित होकर 1831 में और 1834 में दो गुप्त संगठन बनाया। 1831 और 1834 में दो गुप्त संगठन बनाता है। 1831 में जो संगठन बनाया उस संगठन का नाम रखा यंग इटली, और 1834 में जो संगठन बनाया वह यंग यूरोप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि यंग इटली और यंग यूरोप संगठन का गठन किसने किया। यंग इटली और ये 1831 में 1831 और 1834 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप मार्सेलीज में और ये बर्ने में।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यंग इटली नामक संगठन का गठन किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए मेजनी ने। और यंग यूरोप नामक संगठन का गठन किसने किया, तो इसका भी आंसर मेजनी होगा। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का गठन किसने किया, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि यंग यूरोप नामक संगठन का गठन किसने किया, तो मेजिनी। यंग यूरोप का गठन कब किया गया, तो 1831 ईस्वी में। यंग इटली का गठन कब किया गया, तो 1831 ईस्वी में, ठीक है। यंग यूरोप 1834, यंग इटली 1831। ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि यंग यूरोप का गठन किस जगह पे किया गया, तो बर्ने में, और यंग इटली मार्सेलिस में, याद रखेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं कि कार्बोनरी क्या है। तो हाँ, मेजनी कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, मेजनी कौन था। तो जोसेफ मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, और इसे इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। यह एक लेखक और दार्शनिक था। 1830 ईस्वी के नागरिक आंदोलन में खूब समर्थन मिला, और इसने 1831 ईस्वी में यंग इटली मार्सेलिस में, और 1834 में यंग यूरोप बर्ने में संगठन बनाया, ठीक है। यह गुप्त संगठन होता है जो इटली के एकीकरण में काफी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कार्बोनरी क्या है। कार्बोनरी क्या है, याद रखना, ये कार्बोनरी भी एक गुप्त संगठन होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था, याद रखना, ऑब्जेक्टिव ये भी क्वेश्चन पूछता है। कार्बोनरी क्या था, तो कार्बोनरी एक गुप्त संगठन था जिसके गठन का मुख्य उद्देश्य, कार्बोनरी संगठन के गठन का मुख्य उद्देश्य इटली से घुसपैठियों को बाहर निकालना था। इसका गठन 1810 ईस्वी में नेपल्स में किया गया, याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता भी है कि कार्बोनरी जो गुप्त संगठन है, कार्बोनरी गुप्त संगठन का गठन कब हुआ था, तो 1810 ईस्वी में। काहे के लिए, तो ये गुप्त संगठन था जिसमें घुसपैठ को भगाना था, कहां से, तो इटली से। यानी कि इटली से निकालना था किसको, घुसपैठियों को, जो दूसरे दूसरे देश से आकर के यहाँ पर आतंक फैलाते थे या किसी मकसद को अंजाम देते थे। तो उन घुसपैठियों को सजा देने के लिए या उनको भगाने के लिए गुप्त संगठन बनाया, कार्बोनरी गुप्त संगठन, ठीक है। इसमें भी मेजनी का काफी अहम योगदान रहेगा, इसमें भी मेजनी का काफी अहम भूमिका रहेगा, ठीक है। ये था कार्बोनरी, ओके। अब देखिए क्वेश्चन है, जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखे। देखिए सबसे पहले कि 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ, जब 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ, जब उस समय का राजा नेपो लुई 16वां था। 1789 ईस्वी में एक क्रांति हुआ जिसका नाम था फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ। उस समय फ्रांस का राजा था लुई, ठीक है। कहाँ चला गया, अरे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको देखेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कार्बोनरी गुप्त संगठन के बारे में, अभी जानना है हमें जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखे। याद रखेंगे 1789 ईस्वी की बात है जब पहली बार फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है, जब उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां होता है, फिर देश में शासन चल रहा होता है, और उसी दौर में सन यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 1789 के बाद 1830 ईस्वी में
पुनः फ्रांस में एक क्रांति होगी, पुनः फ्रांस में एक क्रांति होगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखे। आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 18वां था। याद रखेंगे, 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 18वां था। हमने बताया था कि 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा जाता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध लड़ा जाता है और इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया जाता है। और नेपोलियन को उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है। और नेपोलियन को उसकी गद्दी से हटाने के बाद एक समझौता किया जाता है। ठीक है, एक समझौता किया जाता है, जिस समझौता के तहत नेपोलियन द्वारा पूरे बदलाव को, जितना ही बदलाव किया जाता है, सबको समाप्त कर दिया जाता है और लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया जाता है। फ्रांस का राजा लुई 18वां को बना दिया जाता है और यह भी लुई 16वां के जैसा यह भी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था और यह भी बुर्बो राजवंश का निरंकुश राजा था और यह भी एक रूढ़िवादी शासक था, यानी कि समाज में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था। और इसे ऑस्ट्रिया के लोगों ने, इसे ऑस्ट्रिया द्वारा बनाया गया था लुई 18वां को। तो यह कठपुतली की तरह कार्य करता था, अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ही पूछा है 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। तो 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 18वां था, जिसकी मृत्यु 1829 में हो जाती है। ठीक है, 1829 में हो जाती है। इसके बाद चार्ल्स दशम फ्रांस का राजा बना और यह रूढ़िवादी राजा था। उसने अपने देश में 3 तरीके के बदलाव किया। याद रखेंगे, लुई 18वां की मृत्यु के बाद फ्रांस का राजा चार्ल्स दशम बना और यह भी एक रूढ़िवादी राजा था। यानी कि चार्ल्स दशम भी समाज में किसी प्रकार का बदलाव नहीं चाहता था और जनता के लिए कोई भलाई नहीं करता था और अपने देश में 3 तरीके के बदलाव कर दिया। पहला बदलाव कि मताधिकार को सीमित किया। चार्ल्स दशम मताधिकार को सीमित कर दिया। सीमित करने का अर्थ यह है कि कुछ बड़े बड़े लोग जो उसके अंदर में रहते थे, उसके अंडर में काम करते थे, तो उन्हीं को विशेष अधिकार दिया गया कि वह वोट दे सके। यानी कि वोट की मात्रा को सीमित बनाया गया। वोट कुछ निश्चित लोगों द्वारा ही दिया जा सकता था। दूसरा बात, सामंत को ही वोट देने का अधिकार था। यानी कि सामंत वे लोग होते थे जो जमींदार होते थे, जिनके पास पैसे होते थे और वे लोग वोट दे सकते थे। इससे लोगों को काफी बुरा लगा और घात पहुंचा। चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, यानी कि चर्च में रहने वाले जो अमीर लोग थे, पादरी लोग थे, इनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया और यह 3 तरीके के बदलाव जो किया चार्ल्स दशम ने इससे जनता में काफी आक्रोश की माहौल बन गई और जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति को अंजाम दिया गया। आगे हम थोड़ा सा जानेंगे कि जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में ही अभी कुछ बातें हैं। उस चार्ल्स दशम ने इसने चार्ल्स दशम से जनता परेशान होकर 26 जुलाई 1830 ईस्वी में क्रांति कर दी और 31 जुलाई 1830 ईस्वी को राजा इंग्लैंड भाग गया। इसके बाद बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया। यानी कि जब 1830 ईस्वी में क्रांति करी जाती है, जब 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति करी जाती है, तो चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स दशम इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, और बुर्बो राजवंश का यानी कि रूढ़िवादी जो शासन था, रूढ़िवादी यानी कि बुर्बो राजवंश खत्म हो गया, समाप्त हो जाता है। ठीक है, बुर्बो राजवंश का
शासन समाप्त हो जाता है। ठीक, फ्रांस में हुए इस क्रांति को जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। ठीक है, और देखिए चार्ल्स दसम जब राज गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, क्योंकि उसको लगा था कि जनता इतनी तीव्र गति से आंदोलन कर रही थी कि चार्ल्स दसम को ऐसा लगता था कि जनता अब मुझे किसी भी तरह से हटा देगी, और जब वह भाग गया इंग्लैंड, तो वहां का पुनः एक और राजा बना। तो चार्ल्स दसम के बाद फ्रांस का राजा लुई फिलिप बना, और यह आर्लेहेंस वंश का राजा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो लुई फिलिप किस वंश का राजा था, तो लुई फिलिप आर्लेहेंस वंश का राजा था। ठीक है, अब थोड़ी सी और भी आगे कहानी पढ़ेंगे, फिलहाल एक बार रिवर्स करके देखते हैं। क्वेश्चन था जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। तो हम उसी में लिखेंगे कि 1815 ईस्वी में फ्रांस का राजा लुई 18वां था। ठीक है, लुई 18वां था, इसकी मृत्यु 1829 में हो गई, और उसके बाद वहां का राजा चार्ल्स दसम बना। ठीक है, चार्ल्स दसम बना, और चार्ल्स दसम जब इंग्लैंड भाग गया तो क्योंकि इसके शासन से जनता खुश नहीं था, इससे खुश जनता नहीं था, तो 26 जुलाई को जनता क्रांति कर दी, और 3 दिन तक खूब घमासान आंदोलन होता है, और राजा देश छोड़ करके भाग जाता है, और जब वहां का राजा लुई फिलिप बना। यानी कि एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो फ्रांस में क्रांति होती है, तो फ्रांस में एक से बढ़कर एक राजा आते हैं, एक से हटकर एक। जैसे कि सबसे पहला 1789 ईस्वी की बात है, 1789 ईस्वी की बात है। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। फ्रांस का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस का राजा था। लुई 16वां के बाद फ्रांस का राजा नेपोलियन बनता है। नेपोलियन बनता है, और नेपोलियन के बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां बनता है। और लुई 18वां की मृत्यु के बाद चार्ल्स दसम फ्रांस का राजा बनता है। और फाइनली अब राजा बना है जिसका नाम है लुई फिलिप। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अब की बार जो फ्रांस का राजा है वह है लुई फिलिप। यानी कि हमने जाना कि पहली बार फ्रांस का राजा जब फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुआ तो उस समय लुई 16वां था। यह काफी निरंकुश राजा था, उर्वो राजवंश का राजा था। उसके बाद नेपोलियन राजा बनता है। नेपोलियन को किसी भी तरह से उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद फ्रांस का राजा लुई 18वां बना। यह भी उर्वो राजवंश का ही राजा था। इसको भी इसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहां का राजा बना चार्ल्स दसम भी निरंकुश राजा था, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचता था, और इसको जनता ने हटा दिया, और इसको हटाने के बाद फाइनली लुई फिलिप अब देश का राजा बन चुका है। यानी कि ये थे प्रोसेस अभी फ्रांसीसी क्रांति में। ठीक, उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ही था जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। क्वेश्चन है जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। ठीक, तो याद रखिए अभी फ्रांस का राजा कौन है, तो फ्रांस में अभी फ्रांस का राजा है लुई फिलिप। ठीक है, क्वेश्चन था जुलाई 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखे। अब कारण जान लेते। चार्ल्स दसम था, उसके शासन से जनता काफी परेशान थी, और 26 जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति कर दी। देश में गृहयुद्ध छिड़ गया। फ्रांस में हुए इस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, और इस क्रांति का नाम है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। इसे हम कहते हैं 1830 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, यहाँ पर इस क्रांति को 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कारण हम जान लेते हैं कि आखिर क्रांति का क्या कारण था, हम उसको देख लेते हैं। यानी कि फ्रांसीसी 1830 ईस्वी की
फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार निम्नलिखित है। हम देखते हैं क्या क्या कारण था क्रांति का। चार्ल्स दसम की निरंकुशता, यानी कि चार्ल्स दसम एक निरंकुश राजा था। इससे जनता काफी परेशान रहती थी और इससे जनता काफी नाखुश रहती थी, क्योंकि यह जनता के भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचता था और बड़े बड़े लोगों को विशेष अधिकार दे दिया था। इसने विशेष लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, यानी कि इससे जनता बिल्कुल नाखुश थी और यह क्रांति का कारण बना चार्ल्स दसम की निरंकुशता। निरंकुशता का अर्थ होता है कि उसके काम में कोई अंकुश ना लगाए। निरंकुशता का अर्थ होता है उसके काम में कोई भी अंकुश ना लगाए, कोई भी बाधा नहीं लगाए, कोई भी रोक टोक नहीं करे। इसको जो मन में आएगा सो करेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये होता है निरंकुशता का अर्थ, और यही करता था कौन? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम, ठीक है। नेक्स्ट है चर्च शक्ति को बढ़ा दिया। ये भी बात क्रांति का कारण बना, क्योंकि चार्ल्स दसम ने चर्च के लोगों को, जमींदार लोगों को, जमींदारों को, जमींदार और चर्च प्लस सामंत, ठीक है, जो सामंत लोग थे, सामंत को विशेष अधिकार दिया था और इससे जनता बिल्कुल खुश नहीं थी और यह क्रांति का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है मताधिकार को सीमित कर दिया, यानी कि गरीब लोगों को, किसानों को, ठीक है, मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार केवल जमींदार, चर्च के लोग, सामंत, पादरी, ये सारे बड़े बड़े लोगों को वोट देने का अधिकार था। यह चार्ल्स दसम द्वारा बदलाव किया गया था। नेक्स्ट है शक्तिशाली वर्ग। शक्तिशाली वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार थे, यानी कि जो जमींदार लोग, चर्च के लोग, सामंत लोग या अमीर लोग थे, उनको विशेष अधिकार था और गरीब, किसान और मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं था। किसी प्रकार का किसी को कंफ्यूजन होगा तो एक बार जरूर पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव को लिखे, यानी कि जो परिणाम हुआ 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति का, क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया पर, क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पर, क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस पर, हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को लिखें। क्रांति के प्रभाव को लिखें। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव इस प्रकार निम्नलिखित है। अब परिणाम देखते हैं, प्रभाव देखते हैं क्या क्या होता है। पहला, वियना संधि की लक्ष्य को समाप्त कर दिया गया, यानी कि वियना संधि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। वियना संधि में कुछ लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य को समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां का जो परिणाम निकला, वियना संधि की लक्ष्य को समाप्त कर दिया जाता है और यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आता है, यानी कि पूरे यूरोप में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से लोग परिवर्तित होते हैं और इसमें बदलाव आता है। देश काफी तेजी से विकास करने लगता है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी कि अब केवल फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और उसमें शामिल था यूनान, हंगरी, जर्मनी, ये सारे देश शामिल था, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर की यूनान, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड का विकास दर तेज हो गया, यानी कि यूरोप में रहने वाले जो भी इसके अंतर्गत देश थे, उस सभी देश काफी तीव्र गति से विकास करने लगे। उसमें शामिल थे यूनान, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, ये सारे देश काफी तेजी से विकसित होने लगे। याद रखें, आपसे क्वेश्चन पूछता भी है कि यूरोप के कुछ देशों के नाम लिखे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यूरोप के कुछ देश जैसे यूनान, हंगरी, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, बुल्गारिया, फ्रांस, ये सारे यूरोप के अंतर्गत देश आते हैं, ठीक है। तो ये प्रभाव था, परिणाम था। उम्मीद है सारी बातें बुझाया होगा। ये सारे क्वेश्चन काफी भी हैं, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको जरूर देखें, ठीक है। याद भी करें, कॉपी पेन लेकर के बैठना ही नहीं, जाकर यूट्यूब देख रहे हैं वीडियो एक बार बस चले जा रहा है, इससे कुछ नहीं होता है। आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा और इसका नोट्स तैयार कीजिए बेहतरीन तरीके से। एक बार समझ में आए, बार बार रिवर्स करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर, ठीक है। और टारगेट लेके चलिए कि हर एक बच्चे का, हर एक गांव के बच्चे का टारगेट होना चाहिए और हर बार की तरह इस बार भी आपके मन में भी लक्ष्य होना चाहिए 450 पार, और तभी जाकर के आपका सपना साकार होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को लिखे। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात की 1830 ईस्वी क्रांति बीत गया और जब जब क्रांति हुआ है, इसका अर्थ यह हुआ है कि देश में जरूर अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ा है। 1830 में जो क्रांति हुआ, इससे कुछ परिवर्तन आया
बदलाव आया, सुधार आया, लेकिन पुनः वही प्रक्रिया शुरू हो गया जिसके कारण पुनः 1848 में क्रांति का नौबत आया। हालांकि इस क्रांति को किसी भी तरह से दबाने की कोशिश करी गई। हम जानते हैं 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में। देखिए लुई फिलिप, अभी लुई फिलिप राजा बन चुका था, ठीक है। चार्ल्स दसम के बाद फ्रांस का राजा लुई फिलिप बना, यानी कि लुई फिलिप लुई फिलिप के शासन काल में मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा था। ये जो लुई फिलिप था, ठीक है, लुई फिलिप के शासन काल में मजदूर, गरीब, किसान, ठीक है, ये सारे लोगों का घोर शोषण हो रहा था। इन लोगों का शोषण किया जा रहा था। राजा उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा था, राजा उनकी कोई सहायता नहीं कर रहे थे, जिससे जनता परेशान होकर देश में क्रांति कर दी, और जिसे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। याद रखना ये जो राजा है लुई फिलिप, या बड़े बड़े सामंत, पादरी, चर्च, ठीक है, पादरी, ठीक है, ये चर्च के लोगों को काफी बढ़ावा देता था और जनता काफी नाखुश थी इससे, और देश में क्रांति कर दी। आगे की प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। जो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, हाँ अभी थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ गई थी। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम जानने से पहले अभी 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण को जानेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखे। आखिर क्या कारण था कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ, ठीक है। अब हम उस कारण को जानेंगे जो 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ था, उसका क्या कारण था। जैसे उस समय तो आपको पता होना चाहिए, जो उस समय का राजा अभी जस्ट बताया गया है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस प्रकार निम्नलिखित है। पहला, राजा लुई फिलिप की असफलता। ये जो लुई फिलिप था ना, लुई फिलिप था, यह एक सफल राजा नहीं था। यह कोई भी वादा करता था, अपने वादा की पूर्ति नहीं कर पाया। यह सामंत लोगों का, पादरी लोगों का विशेष अधिकार दिया। उनके आसपास वही लोग बैठते थे और वे अपने मन से ही काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, ध्यान से देखना, प्रधानमंत्री गीजो की निरंकुशता। देखिए याद रखना, लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को बनाया, और गीजो एक घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश राजा था। यह जनता गरीबों से नफरत करता था। यह देखना नहीं चाहता था गरीबों को। ये जो गीजो था, गीजो गरीबों को पसंद नहीं करता था, देखना नहीं मांगता था। नेक्स्ट है कि मजदूरों, यहाँ पे लिखा है मजदूरों, यहाँ पर होगा मजदूरों, ठीक है, मजदूरों एवं किसानों का शोषण। याद रखने, लुई फिलिप के शासनकाल में मजदूरों और किसानों का काफी शोषण किया जा रहा था। गरीबी एवं बेरोजगारी यह क्रांति का कारण बना और साम्राज्यवाद का प्रसार हो रहा था। यानी कि लोगों को काफी शोषण किया जा रहा था, काफी लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, और देश में क्रांति हो जाती है, ठीक है। और ये 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण बन जाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अब देख लेते हैं कि यूनान की स्वतंत्रता संग्राम। ये काफी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, इसे हम VVI कहेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी लंबी और 4 नंबर यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछता है, और इसे याद रखना है। आप कहानी अच्छे से सुन लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को लिखे, ठीक है। यूनान जिसे ग्रीस कहा जाता था, ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। याद रखना, यूनान देश पर किसका अधिकार था? तो ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था। यूनान के लोगों का धर्म यूनान के लोगों का धर्म ईसाई था, जबकि तुर्की लोग ऑटोमन है।
ऑटोमन साम्राज्य के लोगों, तुर्की के लोगों को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था और तुर्की के लोगों का धर्म इस्लाम था, इस्लाम था। ठीक है, यूनान तुर्की से आजाद होना चाहता था और स्वतंत्रता के लिए हितेरिया फिलाई, स्वतंत्रता के लिए हितेरिया 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 फिलाई नामक संगठन बनाया। याद रखें, ये जो यूनान है, यूनान गुलाम है ग्रीस का, ठीक है, सॉरी तुर्की का। यूनान को तुर्की, यूनान तुर्की यानी कि ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार है यूनान पर और वह किसी भी तरह से यूनान आजाद होना चाहता था। यूनान किसी भी तरह से तुर्की के लोगों से आजाद होना चाहता था। यूनान के लोगों का धर्म ईसाई था, यूनान के लोगों का धर्म ईसाई था, जबकि तुर्की के लोगों का धर्म इस्लाम था। ठीक है, इस्लाम था। धर्म को लेकर इनके बीच हमेशा मतभेद बना रहता था और लड़ाई होती रहती थी, हमेशा देश में अशांति बना रहता था। ये ईसाई धर्म को फैला रहे थे और ये लोग ईसाई धर्म यानी कि यूनान के लोग अपना ईसाई धर्म को मानते थे, जबकि तुर्की के लोग इस्लाम मानने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, और इसी को के मध्य में इन लोगों के बीच हमेशा भिड़ंत होती रहती थी और यूनान आजाद होने के लिए हितेरिया फिलाई नामक संगठन बनाता है और आंदोलन करता है। किसके विरोध में? तो तुर्की के विरोध में, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के विरोध में। ठीक है, यानी कि हमने जाना आगे प्रोसेस 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर हिप्लांटिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हें साजिश कर बंदी बना लिया गया तथा ब्रिटेन के दार्शनिक लॉर्ड बायरन, याद रखना ब्रिटेन के दार्शनिक थे जिसका नाम था लॉर्ड बायरन, की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरा यूरोप में आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके कारण 1827 ईस्वी में लंदन में ब्रिटेन, रूस तथा फ्रांस मिल करके तुर्की पर दबाव बनाया ताकि वह यूनान को आजाद कर सके। याद रखना कि एक दार्शनिक जिसका नाम था लॉर्ड बायरन, एक दार्शनिक जिसका नाम था लॉर्ड वायरन, दार्शनिक जिसका नाम था लॉर्ड वायरन। ठीक है, ये ब्रिटेन के थे और वे आंदोलन में, मॉब लिंचिंग में वो मारे जाते हैं, जिससे पूरा यूरोप आक्रोश में आ जाता है। और वो आक्रोश में आने के बाद 1827 में दबाव बनाया जाता है तुर्की के ऊपर। तुर्की के ऊपर किसने दबाव बनाया? तो लंदन में एक बैठक होती है ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के लोगों द्वारा, फ्रांस के सरकार द्वारा, और तुर्की पर दबाव बनाया गया कि वह यूनान को आजाद करे। लेकिन तुर्की पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, जिसके कारण 1829 ईस्वी में पुनः यूनान और तुर्की के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई। अब देखिए क्वेश्चन पूछता भी है कि एड्रियानोपुल की संधि किनके किनके बीच हुई? तो याद रखना तुर्की और यूनान के बीच, तुर्की और यूनान के बीच एड्रियानोपुल की संधि होती है। 1829 ईस्वी में संधि हुई। इस संधि का प्रभाव तुर्की के ऊपर नहीं पड़ा तथा 1832 ईस्वी में पुनः, 1829 ईस्वी के जब प्रभाव नहीं पड़ा तुर्की के ऊपर, तो 1832 में पुनः कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत फाइनली यूनान आजाद हो जाता है। यूनान आजाद हो जाता है और यूनान का राजा अल्टो को बनाया गया। यूनान का राजा अल्टो को बनाया गया। यानी कि हमने क्या जाना कि पहले तो एक एड्रियानोपुल की संधि होती है 1831 ईस्वी में, जिसमें दबाव बनाया गया कि तुर्की अब यूनान को आजाद करे, लेकिन तुर्की यूनान को आजाद नहीं करता है। पुनः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को तुर्की से आजादी मिल जाती है और वहां का राजा अल्टो बनता है। उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। यानी कि हमने क्या जाना कि 1821 ईस्वी से लेकर के 1821 ईस्वी से लेकर के 1821 ईस्वी से लेकर के और 1832 ईस्वी तक, 1821 ईस्वी से लेकर के 1832 ईस्वी तक, 32 ईस्वी तक यूनान की स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही। यूनान की स्वतंत्रता की लड़ाई चलती रही और फाइनली 1832 ईस्वी में यूनान
आजाद हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि यूनान तुर्की से कब आजाद हुआ? तो 1832 ईस्वी। आजादी के बाद वहां का राजा कौन बना? तो अल्टो को बनाया गया। ये बात आप लोग याद रखेंगे, यूनान का राजा अल्टो बना। ठीक है, आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और अगर कंफ्यूजन होगा तो वीडियो या लेक्चर रिपीट करके जरूर देखें। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम को लिखे। अभी वहीं की बात, पिछले ही बातें कुछ है कि 18वीं शताब्दी में तुर्की को यूनान का मरीज कहा जाता है। देखो ये पॉइंट, ये इस क्वेश्चन का आंसर हम पिछले स्लाइड में लिख दिए हैं, इसको हम लोग कर लिए हैं, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट है। 18वीं शताब्दी में तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में जो तुर्की था जो जिसका अधिकार था यूनान पर, इस तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। यूरोप का मरीज कहा जाता था, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं जाना पसंद करता था। ठीक है, और यूनान को यूरोप का पालना कहा जाता, यानी कि यूनान एक ऐसा देश था जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जाते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, यानी कि दुनिया के हर एक शिक्षा यूनान में दी जाती थी। काफी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था थी और वहां पर लोग अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करते थे। रूस के राजा को जार कहा जाता था। रूस के राजा को जार कहा जाता था, यानी कि क्वेश्चन पूछता भी है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं? रूस के राजा को क्या कहते हैं? तो जार। या फिर रूस में जार का अर्थ क्या होता है? याद रखना, जार का अर्थ जो रूस में क्या होता है? तो रूस के राजा को हम जार कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये तो देख लिए हैं। हाँ, क्वेश्चन है गैरिबाल्डी कौन था? याद रखना, जैसे गैरिबाल्डी की हम कहानी बताएं तो गैरिबाल्डी एक पेशे से नाविक था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था, जिसका जन्म 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था, और यह मेजनी का समर्थक था, और इसने ऑस्ट्रिया के दो शहर सिसिली और निपल्स पर आक्रमण कर जीत लिया और राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। याद रखेंगे कि गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। 1807 ईस्वी में गैरिबाल्डी का जन्म हुआ और नीस में हुआ। ठीक है, और इसने मेजनी का काफी समर्थन किया, यानी कि मेजनी के विचारों से काफी प्रभावित रहता था, और मेजनी के विचारों से मेजनी के विचारों से सहमत रहता था, और ऑस्ट्रिया के दो शहर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया, राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। ठीक है, इसने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन किया। याद रखना जो गैरिबाल्डी है, इसने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता भी है कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया? तो आपका आंसर होगा गैरिबाल्डी। ठीक है, तो गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती सेना का गठन किया। इसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है, यानी गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, और इटली के एकीकरण का जनक भी इसे मेजनी कहा जाता है। याद रखना कि गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, और गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण के लिए लाल कुर्ती सेना का गठन भी किया था। ये उम्मीद है आपको पता भी हो जाएगा कि गैरिबाल्डी कौन था। अब ये इससे काफी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, और 2 नंबर का लघु उत्तरीय भी क्वेश्चन पूछता है कि गैरिबाल्डी कौन था। ठीक है, नेक्स्ट है इस लेक्चर में हम लोग इतना ही तक रखेंगे। बाकी अगर आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो आप शेयर तथा लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे संबंधित आने वाले और भी लेक्चर आपको मिल सके। धन्यवाद।